समझ नहीं आया क्योंकि एक बार क्वेश्चन नंबर 14 वर्कशीट 3 का उसमें भी हाँ इसी टाइप का था, तो उसमें हम सी काउंट कर लिए थे, तो आप बोले थे काउंट नहीं करना है, और इसमें हम काउंट एक नहीं किए सेकंड थे एक इसलिए सेकंड एक काउंट कर सेकंड। लिया है। जैसे पहले ये चीज बताओ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर साइनाइड। साइनाइड। और एक ही चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग है और एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग, तब तो हम लोग यहीं के कार्बन से कार्बन चेन शुरू करेंगे और ये कार्बन नंबर 1 बनेगा नंबरिंग में। तो यहाँ से अनसैचुरेशन को कवर करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये अपना पेरेंट चेन हो गया। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? तो एक कार्बन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कार्बन। अगर ये साइनाइड वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता, खैर साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट भी होता तो उसके कार्बन को काउंट करना ही होता है। एल्डिहाइड वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके कार्बन को चेन में काउंट करना है कि नहीं करना है अपने मन के ऊपर है, दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही तो कार्बन चेन शुरू करते हैं हम लोग हमेशा। तो कार्बन काउंट होगा ही होगा। टोटल मिला के 6 कार्बन है यहाँ पे। तो फिर उस क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग काउंट नहीं किए थे? कौन से क्वेश्चन में? वर्कशीट वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 14 शायद। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पक्का? ये क्वेश्चन नंबर 14 में तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन नहीं था मतलब। वर्कशीट सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको वर्कशीट? हाँ, वर्कशीट नंबर ये 4 वाला होना क्वेश्चन एक सेकंड बता रहा। सर मुझे उसी क्वेश्चन में डी में डाउट था। किसमें? 15 का। सर 15 का सब्जेक्ट डी। एक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के डी वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर डी वाले पार्ट में रवि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर फंक्शन ग्रुप सर असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड। तो असाइल हैलाइड वाला पार्ट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है? चैन टर्मिनेटिंग। क्योंकि इसमें कार्बन है तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो चेन यहीं से शुरू होगा और यहाँ से जब फंक्शनल ग्रुप में चेन की बात करेंगे तो OCH3 वाला पार्ट या OR, ये पार्ट ईथर वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है हमेशा। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो है, उससे कोई मतलब नहीं रहा, ये अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। टोटल मिला के 5 का कार्बन चेन है। तो 5 के कार्बन चेन के लिए हम लोग पेंट वर्ड यूज़ करेंगे, और क्योंकि अल्केन है तो इसलिए एन वर्ड यूज़ करेंगे। और उसके बाद ऑयल हलाइड जिसमें क्लोरीन दे रखा तो पेंटेन ऑयल क्लोराइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला पार्ट। और इसके कार्बन नंबर 1 को यहीं से शुरू करके 2, 3 थर्ड पोजीशन पे OCH3 है। और इथर जब हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट के जैसा आता है तो नोमेनक्लेचर में हम लोग एल्कॉक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे CH3 है, इसका मतलब हम लोग थर्ड पोजीशन पे आराम से मिथॉक्सी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मिथॉक्सी पेंटेनॉयल क्लोराइड वर्ड मेंशन किया जा सकता है। इसका और एक नाम जो हो सकता है सर जिसको बिना काउंट किए कर सकते सर, वो कौन सा होगा? इसमें बिना काउंट के थोड़े ना कर सकते, यहाँ एक ही चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसा होता है तब इसके कार्बन को काउंट करना है कि नहीं करना है, ये ऑप्शन होता है। बट ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़े ना है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। जब ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है तब उसके कार्बन को काउंट करना है कि नहीं करना है, तब ये पॉसिबिलिटी होता है। फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन को काउंट करना ही करना है। उसमें भी हो सकता है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज़्यादा हो, तब इस केस में फिर हम लोग इसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो काउंट करेंगे ही करेंगे। और कोई सर डाउट? फिर H1 H1 वर्कशीट में कौन सा डाउट था? वो वर्कशीट वाला, वो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 14 था, वो पता चल गया कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसलिए हम लोग ऐसा किए थे। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 14 था, देख लेते हाँ। हैं। अच्छा ये पार्ट, हाँ तो ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग इसके कार्बन को काउंट नहीं किया क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। बट अगर हाँ। मेन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट रहता CN तब तो उसको काउंट करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा H1, हाँ सर। एक मिनट, बस 2 ही लोग होमवर्क बना रखे हैं, बाकी लोग अपना बस दर्शक बने हुए बैठे हैं। H1
कहाँ गया भाई H1? H1 में बोलो क्या डाउट है? इतना घटिया सवाल तो डाउट नहीं पूछना चाहिए था यार। सर यही इसका ना यही नाम है पहला ऑप्शन। सबसे पहला काम क्या बोला था? ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड किया। एनाहाइड्राइड सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? इथेनॉइक एनहाइड्राइड सोच रहे थे, मतलब उधर बस दो दो दिख रहा था तो लग रहा था प्रोपेनॉइक नहीं होगा, इथेनॉइक होना चाहिए। नालायक। और कोई डाउट? नहीं सर, बाकी सारा हो गया। ओके। सर F6। F6, एक मिनट। F6 वाले पार्ट में कौन से पार्ट में डाउट है? सॉरी सर H5। H H5? यस H या फिर F? H H। H5। H5 होमवर्क दिया था कि होमवर्क तो नहीं दे रखा है। सर साइक्लिक। साइक्लिक है तो उसका मतलब क्या होमवर्क अभी नहीं दिया है, क्योंकि हर एक केस में चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये केस हम लोग को बताना रह गया था, लास्ट क्लास में बोले भी थे, ये इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। सर इसमें सारे सर डी का ऑप्शन आंसर में से इंक्लूड नहीं किया। मिथाइल, ये तो हम कल बोले भी थे, शायद इसमें आंसर गलत दे रखा है ना। मिथाइल अल्केन कार्बोक्सिलेट होता है, तो मिथाइल सवाल में पूछा क्या है? आर करेक्ट, तो करेक्ट में ऑप्शन में डी ऑप्शन आंसर होगा। 1 पोजीशन 2 पोजीशन 2 पे ब्रोमो है, उसके अलावा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। नोमेनक्लेचर तो हमको आंसर में ठीक ही दिख सिर्फ रहा AC दिया हुआ। है। AC नहीं यार, डी ऑप्शन होना चाहिए आंसर, मतलब ACD तीनों आंसर होना चाहिए। मिथाइल तो ठीक है, उसके बाद अल्काइल एल्केनोइट वाले पार्ट में 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। नोमेनक्लेचर तो ठीक ही दिख रहा है हमको। ठीक है, एक पार्ट हम चेक कर लेंगे, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ब्रोमो वाला पार्ट कैपिटल में रखना है कि स्मॉल में रखना है। जैसे अल्काइल एल्केनोइट जब वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ वाले पार्ट में ब्रोमो वाले पार्ट को कैपिटल में रखेंगे कि स्मॉल में रखेंगे, ये चीज़ हम चेक कर लेंगे। हो सकता है उसके वजह से गलती दे रहा हो यहाँ पे, तो इस एक पार्ट को हम चेक कर लेंगे। आज के लिए छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है। बाकी तो मेरे हिसाब से ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट जैसे क्वेश्चन नंबर I2 देखो, तो सिमिलर टाइप का केस है। I2 वाले पार्ट में हम लोगों का पेरेंट चेन वाले पार्ट में क्लोरीन अटैच्ड है और ऑक्सीजन से बेंजीन अटैच्ड है, तो उसको फिनाइल बोला जाता है नॉर्मली। तो इस केस में फिनाइल, और फिनाइल के बाद इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो है, 4 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो नाम तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का रहने का है, कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है इसमें। I2 कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 का डी। I2 का बी ऑप्शन ठीक दे रखा है, एक मिनट रुक जाओ। I2 का बी ऑप्शन दे ही रखा है, फिनाइल 4 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो मिथाइल 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। नोमेनक्लेचर तो ठीक ही दिख रहा है, नोमेनक्लेचर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एक चीज बस थोड़ा है, अगर ऐसा गड़बड़ी है तो इसका तो खैर हम क्या ही बोले अब। मिथाइल के बाद यहाँ डैश नहीं दे रखा है, मिथाइल के बाद 2 पोजीशन के बीच में, तो मिथाइल 2 ब्रोमो ऐसा अगर होगा तो फिर मतलब सर फोड़ सही तो देंगे। सर ईथर में सिर्फ डैश नहीं ना होता सर, वो तो बस गैप छूट गया हाँ होता वही है। तो नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन जैसे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, अल्काइल एल्केनोइट लिखते हैं तब उस केस में नहीं होता है, बट यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रखा, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में हो सकता है डैश हो। ये हमको भी एक्चुअल में पता नहीं है, तो हम पता करके ही बताएंगे, क्योंकि हो सकता है इतना माइन्यूट रूल एक है जो हमको नहीं पता। जैसे एक छोटा सा पार्ट था, अ, जैसे हम लोग जब पेंटेनॉल लिखते हैं तो पेंटेन वाले पार्ट के पीछे अगर ऑल है तो यहाँ से ई हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ से सीधा पेंटेनॉल लिख दिया करते हैं। बट अगर हम लोग पेंटेन डाईऑल लिखते हैं तो पेंटेन डाईऑल वाले पार्ट में डी को कंसिडर करते हैं हम लोग, ऐसा नोमेनक्लेचर में पेंटेन डाईऑल यहाँ पे ई वाला पार्ट को रखेंगे ही रखेंगे। खैर ये इंग्लिश का रूल है, ये रूल पार्ट का पार्ट हमको नहीं मालूम था, तो ठीक है। अगर इस तरह कोई पार्ट होगा तो हम चेक करके डेफिनेटली इसको मॉडिफाई कर लेंगे। बट जैसे नीचे जो नोमेनक्लेचर दिख रहा है, यहाँ पे फिनाइल के बाद डैश दे रखा है, फिर 4, फिर डैश क्लोरो बेंजीन,
तो हो सकता है एग्जैक्टली इसी टाइप से यहाँ पे मिथाइल के बाद डैश, क्योंकि पोजीशन दे रखा है नंबर 2 तो इसीलिए दोनों तरफ डैश देना जरूरी होगा, शायद ऐसा कुछ होगा, एक बार हम चेक करके कंफर्म कर देंगे, ठीक है। बट मेरे हिसाब से बाकी ओवरऑल पार्ट नोमेनक्लेचर का सही है, इसमें हमको कहीं कोई गलती नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है। और कौन सा डाउट बोली अंशिका? सर 17 का डी। 17 का डी, क्वेश्चन नंबर 17 का डी। 17 के डी वाले पार्ट में हमको दिख रहा है, अरे यार बेंजीन रिंग है, आज रुक जाओ एक क्लास, इसके बाद बता देंगे, हम ध्यान नहीं दिए थे, एक क्लास में बता देंगे। बाकी ऐसा नोमेनक्लेचर होगा, एन के ऊपर फिनाइल ग्रुप और उसके अलावा फिर बाकी पीएच के साथ सी डबल बॉन्ड ONH2 होता है, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड टाइप का वर्ड मेंशन कर सकते हैं। एक क्लास के लिए रुक जाओ। और कोई सर ये डाउट? साइक्लो जो चेन रहता है उसके अंदर जो ये सर्कल रहता है उसका क्या मतलब होता है? फिर से बताओ एक बार। सर ये जो साइक्लिक कंपाउंड रहता है इसमें जो सर्कल सर्कल बना हुआ वो अच्छा सब क्या रहता ये चीज, है? हाँ चलो बताते हैं। कौन सा लेक्चर होना है भाई आज? 15। बहुत पढ़ा दिए तुम लोगों ने नोमेनक्लेचर। चलो आज खत्म करेंगे सर, कॉपी नोमेनक्लेचर। उतना नहीं भरा। अबे तो नोमेनक्लेचर में और कितना कॉपी भरेगा? नोमेनक्लेचर में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉपी भरना होता है, कॉपी भरेगा आगे आइसोमेरिज्म आने दो, और आइसोमेरिज्म में भी जब ऑप्टिकल आएगा और जीओसी आएगा तो कॉपी ही कॉपी भरेगा। नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करने की चीज है, रूल्स छोटे बहुत हैं, उन्हीं को लिखते हुए फॉलो करना होता है। जैसे मान लो बेंजीन रिंग दे रखा, तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट में मालूम है कि हम लोगों का जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे। तो जैसे ये बेंजीन हो गया, तो इसमें भी तो कोई बुराई नहीं है। कोई बोल सकता है दोनों सेम ही तो है सर, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसका डिफरेंस हम क्रिएट करा देते हैं। मान लो यहाँ पे कार्बन 14 प्लेस कर दिया, जिसको स्टार मार्क करेंगे उसको समझ लेना कार्बन 14। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वेंशन माना जाता है, जब भी कभी कोई एटम में स्टार मार्क किया हुआ है तो वहाँ पे उसके आइसोटोप की बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन 14। तो अब यहाँ से डिफरेंस दिखाई देगा कि पहले वाले केस में जो पाई बॉन्ड है वो हम लोगों का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन 14 के बीच में था, जबकि दूसरे वाले केस में नहीं है। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर अलग है, बट देखने में दोनों सेम टाइप के लग रहे थे। इनफैक्ट अगर यहाँ से इसको हटा दे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लो इसको ऐसा समझो, इसको C1 बोल दिया, C2 बोल दिया, C3 बोल दिया, ऐसा मेंशन कर देता है बस एक इंफॉर्मेशन के लिए। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में C1 C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जैसे एक पाई बॉन्ड है, बाकी सबको हम कंसिडर नहीं कर रहे अभी, एक पाई बॉन्ड है, कभी वो पाई बॉन्ड हम लोग के C1 C2 में है, कभी वो नहीं है। बेसिकली ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, दूसरे पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया और तीसरे पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये जो पाई बॉन्ड हम ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं, इस ब्लू कलर वाले पाई बॉन्ड को हम आराम से यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड अपना पोजीशन स्विच कर सकता है। इसी चीज़ को हम लोग आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा, इसी चीज़ को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट बोला करते हैं। तो जो पाई बॉन्ड है वो अगर अपना पोजीशन वाला पार्ट शिफ्ट कर दिया तो वहाँ पे एक रेजोनेंस जैसा इफेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके वजह से पाई बॉन्ड वाला पार्ट का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड वाले पार्ट का शिफ्टिंग होता है, एक एटम्स के बीच के जगह से दूसरे एटम के पोजीशन पे चला गया। तो ये जो पाई बॉन्ड्स का शिफ्टिंग है या पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। उसके वजह से होता क्या है, जैसे C1 C2 के बीच में कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, मतलब ऑन एन एवरेज कितना होगा। तो मान लो इसको ऐसा समझ लो कि एक पाई बॉन्ड है, केवल ये एक पाई बॉन्ड, या फिर मान लो ऐसा कंसिडर करते हैं टोटल 3 पाई बॉन्ड है, और इन 3 पाई बॉन्ड के रहने के लिए एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन और 6 पोजीशंस है। 3 पाई बॉन्ड है जो 6 पोजीशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे 3 रोटी है, 6 आदमी को खाना है, तो एक आदमी कितना खाएगा? देवांशु बताओ भाई। सर फिर से बोलिए। 3 रोटी है, 6 आदमी को खाना है, तो एक आदमी कितना खाएगा? आधा। आधा। मान लो हम और विशाल सर है, 2 आदमी है, 1 रोटी है, हम कितना खाएंगे? पूरा। क्यों भाई, उल्टा नहीं हो सकता है? विशाल सर को पूरा देंगे, उनकी ज्यादा जरूरत है। वो खाएंगे ही नहीं। गजब है, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? हम तो भूखे भी रह के काम चला सकते हैं। अच्छा आप खाने दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? सर चलो भरोसा है आप पे?
गजब नालायक आदमी है। चलो ध्यान दो। तो जैसे यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, 6 जगह पे जाने की पॉसिबिलिटी है। बेसिकली 6 जगह भी छोड़ो, केवल ये 2 पोजीशन की बात करते हैं। एक पाई बॉन्ड है, 2 जगह पे जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज कितना जाएगा? तो एक पाई बॉन्ड है, 2 जगह पे जाना है, तो आधा आधा दोनों जगह पे जाएगा। तो ऐसा होता है कि हम लोग बेसिकली पाई बॉन्ड वाले पार्ट को ना यहाँ रखते हैं ना यहाँ रखते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं पाई बॉन्ड कहीं भी नहीं है, तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट घूम रहा है। और जब घूम रहा है तो जैसे अगर हम लोगों का जब बॉन्ड की बात करते हैं तो आप एक छोटा सा टर्म चलता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बस समझ लो, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो एक एंड आधा बॉन्ड, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। आधा का स्पेलिंग यही होता है ना, आधा, हाँ ठीक है। एक एंड आधा बॉन्ड, ऐसा लिख सकते हैं आराम से। तो जब बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा, और 1.5 नहीं 1.25 भी हो सकता है, 1.33 भी हो सकता है, इस तरह का बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल है। कैसे होगा एक और एग्जांपल है, मेंशन भी कर सकते हैं। तो जब बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट इस तरीके से डेसिमल में या फ्रैक्शनल रहा, तो इसका मतलब है कि 1 एंड पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। पार्शियल का मतलब हो सकता है आधा हो, आधा से ज़्यादा हो, आधा से कम हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक पाई बॉन्ड को 2 जगह पे जाना है, इसका मतलब आधा आधा दोनों जगह पे जाएगा। तो उसको हम लोग एक नॉर्मल लाइन से डिनोट नहीं करते, उसको हम लोग डैश्ड लाइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डैश्ड लाइन और दूसरे साइड में भी डैश्ड लाइन। तो सिमिलर टाइप से जो बाकी बचा हुआ पाई बॉन्ड है, इसको भी ऐसा डैश लाइन से डिनोट किया, दूसरी जगह भी डैश लाइन से डिनोट किया। फिर उसके अलावा बाकी साइड में भी ऐसा पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन डैश लाइन से डिनोट किया। तो नॉर्मली होता क्या है कि हर जगह पे ऐसा डैश लाइन बनाना एक डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो नॉर्मली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एक सर्कल में हम लोग डैश्ड सर्कल की बात कर रहे हैं, बट जो ये सब क्वेश्चंस टाइप करते हैं उनको इतना लॉजिक नहीं मालूम, उनको नहीं पता होता कि ऐसा डैश लाइन बनाना होता है। तो लोग नॉर्मली इस सर्कल वाले पार्ट को बस ऐसा सर्कल बना देते हैं। तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, जिसमें पाई बॉन्ड कहाँ है नहीं मालूम। हम लोग उसका जो स्ट्रक्चर सीखते हैं वो थोड़ा फॉल्स स्ट्रक्चर होता है। उसका नाम क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आराम से। बाकी जब रेजोनेंस इफेक्ट आएगा तो वहाँ पे ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इस चीज़ का भी डिस्कशन होगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे एक सर्कल दे रखा, बट उसको बेंजीन रिंग समझ लेना। तो फिर लेक्चर शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे लास्ट लेक्चर होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ तुम लोग, कि तुम में से भी किसी को कोई दिक्कत होता है क्या? ऐसे कल मेरे एक फ्रेंड से बात हो रहा था, वो यहाँ पे नहीं है, एलएल में काम करता है। तो ऐसे ही बातचीत चल रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के कैसा चल रहा है, रिस्पॉन्स वगैरह। तो कोटा में तो बोला कि एकदम हालत खराब है इस साल। वो एक चीज़ बोला कि यार मैथ्स में कोई एक सर है वो क्लास में पढ़ाते वक्त किसी बच्चे को गधा बोल दिए थे। तो कंप्लेन पे कंप्लेन आया जा रहा है कि मेरे बच्चे को गधा कैसे बोल दिए, गधा कैसे बोल दिए, गधा कैसे बोल दिए। एलएन के अथॉरिटी वगैरह सब में कंप्लेन चला गया। तो तुम में से भी किसी को कोई दिक्कत है, नालायक बोल देते हैं हम या गधा बोल देते, तो कोई दिक्कत है तो बता दो ताकि हम बोलना बंद कर दे। उसी को बोलेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो बता नो सकते हैं। सर, जैसे नहीं देवान सर, कोई दिक्कत नहीं है। नो देवान सर। देवांशु को दिक्कत होगा तो उसको तो हम कुछ कंसिडर भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो बोल देना, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम पहली बार कल कुछ यूनिक चीज सुने कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गधा बोल दे, उसमें भी दिक्कत है। गाली थोड़ा ना दिया, गधा बोला है मतलब बच्चा हरकत गधा वाला करेगा तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा जैसा भी सब अच्छा ही है। इस तरह के पेरेंट्स लोग परेशान करके रख देते हैं। ऐसा थोड़ा ना यार कि बच्चा एकदम बिल्कुल सही रहेगा। कभी कभी डांटिए यार। हम सर हम ऐसे पेरेंट्स मिलते कहाँ हैं? अरे मिलते हैं भाई, तुम क्या बात कर रहा है। हम देखे हैं ऐसे पेरेंट्स को जो बिल्कुल तुमको। हम जब कोटा में हम पढ़ने गए थे तो मेस में देख रहे थे कि मेस में एक बच्चे को उसकी मम्मी खाना खिला रही है हाथ से। हम बोले यार, हम लोग मम्मी लोग ऐसे बोलेंगे हाथ से खाने के लिए 2 झापड़ खाएंगे और सब खाना खत्म। ऐसे ही चलता है। हम क्यों इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई कर पाए? क्योंकि घर वाले बहुत मार मारे हैं। मार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पढ़ाई। जितना आप मार खाए होंगे बचपन में उतना आप अच्छा करेंगे लाइफ में। जो मार नहीं खाया देख लो भाई, अभी भी घर वालों को बोल दो टाइम है, मतलब बचपन से लेकर आज तक का सब बदलाव सर तब निकाल मेरे दो। साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो तुम अपना मेजरमेंट, हम बोल रहे हैं अच्छा करने लाइफ में। तो लाइफ का मतलब अलग चीज है, तुम उसको एग्जाम से रिलेट करके बैठ जाता है। मार खाओ, लाइफ में अच्छा करेंगे। हमको देखो, हम लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इतना मार खाए, इतना मतलब किस चीज से मार नहीं खाए घर में। जो भी हम लोग का बैट टूट गया है मेरे ऊपर,
हम लोग जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग उड़ाने के लिए जो होता है ना, हम लोग लटाई वगैरह बोलते हैं, वो चीज़ टूट चुका है मेरे ऊपर, विकेट विकेट सब टूट चुका है मेरे ऊपर। देखो ऐसे मतलब इतना अच्छा बॉडी बन गया है मेरा, जिम जाने की थोड़ा ना जरूरत पड़ती है हमको, ऐसे ही बॉडी बना हुआ है। तो घर वालों को बोलो कि मारे, ऐसे मारते पीटते रहे। हम 10th क्लास तक मार खाए, 11th क्लास में तो फिर हम थे ही नहीं यहाँ पे, तो बच गए, बट 10th क्लास तक हम मार खाए, बहुत मार खाए। और बचपन में तो भाई साहब माथा वाथा सब फूट गया है। तो मार खाओ, ऐसे लाइफ में अच्छा करेंगे। ठीक है। और घर वालों को बोल दो कि बुरा मत माना कीजिएगा अगर कोई गधा बोल देता है तो। मतलब कॉलेज जाएंगे तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे भाई ऐसे लोग? कॉलेज में तो सब गाली से ही बात करेगा। अगर कोई छिछोरे मूवी देखा हो तो उसको मालूम है कि कॉलेज में लोग गाली से ही बात करते हैं। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर सॉरी लेक्चर नंबर 15 पे आते हैं। एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे। तो ध्यान रखना है, किसी को कोई दिक्कत होगा अगर मेरे लैंग्वेज से कि हम गधा बोल देते हैं, चपंडू बोल देते हैं, तो मना कर सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे उसको। उसका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे हम क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मान लेना। लास्ट क्लास में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड वाला पार्ट डिस्कस किए थे, और उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग कैसे करते हैं, अनसैचुरेशन में नंबरिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर चुके थे। तो एक दो क्वेश्चन हम केवल यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं आज। एक केवल क्वेश्चन अपने कॉपी में ऐड कर लो कि जैसे मान लो इस तरह का एक सवाल दे रखा है, तो इसमें नोमेनक्लेचर करते वक्त किस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो यही रख लेते हैं। चलो ध्यान दो, और इस तरह के सवाल को ढंग से समझना। जैसे एक चीज़ मालूम पड़ गया हमको कि इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक ही पाई बॉन्ड है, तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो हम लोग नंबरिंग कैसे करें? तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है तुम लोगों को। जैसे अगर हम लोग नंबरिंग करना शुरू करें तो 1+2 ऐसा कर सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा नंबरिंग हम लोग ब्लू कलर से ऐसा कर सकते हैं, 1 और 2। जबकि लास्ट क्लास में बोल दिया था कि जब भी हम लोग एक अनसैचुरेशन में नंबरिंग करेंगे तो हमेशा पाई बॉन्ड को पहले कवर करते हैं, पहले उसको घेरना होता है। तो दोनों कार्बन को 1 2 मेंशन करना ही करना है। किसी एक कार्बन को 1 बोला तो पाई बॉन्ड के दूसरे कार्बन को 2 नंबर बोलेंगे ही बोलेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि नंबर 1 इधर से डाले कि नंबर 1 इधर से डाले, तो इस केस में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन पे जा सकते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के हिसाब से बात करें वाइट वाले नंबरिंग में, तो 1 के बाद जो 2 है उसके बाद हम लोग का थर्ड नंबर यहाँ पे आएगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस थर्ड पोजीशन मिल रहा है। जबकि हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे तो ब्लू वाले पार्ट में 3 4 5 6 मतलब हम लोगों को 1+6 का वैल्यू मिल रहा। तो 1+6 वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, लेकिन हम लोग इस वैल्यू को फॉलो नहीं करेंगे अगर हम लोग का एक अनसैचुरेशन वाला पार्ट रहता है। एक ही एग्जांपल का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर इस तरह का सिनेरियो हुआ तो जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर तब जाते हैं, या सब्स्टिट्यूएंट में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सर रूल एक तब कॉल आ बनाते रहा है, 1 मिनट में आ रहा हूँ। बहुत मार खाएगा मेरे से क्लास के टाइम पे इस तरह का हरकत करेगा तो इस केस में जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वाला पार्ट अप्लाई करते हैं तो वो तब अप्लाई करते हैं जब एग्जैक्ट कंपटीशन हो। यहाँ पे कंपटीशन टाइप का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है उस डबल बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग के कार्बन नंबर 1 वाले पार्ट पे क्लोरीन वाला आइटम मिल रहा। तो दोनों डबल बॉन्ड के जो डायरेक्शन है वो सेम टाइप के नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल देगा कि डबल बॉन्ड भी दिया, उसमें एक ये अनसैचुरेटेड सॉरी सब्स्टिट्यूएंट वाला भी पार्ट दिया, तो उस केस में ध्यान रखना कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को पहले नंबर देने की कोशिश करेंगे अगर उस डबल बॉन्ड से कोई भी एटम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में अटैच्ड हुआ। तो इस केस में नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग 1 नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे ब्लू वाले पार्ट से, और वाइट वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। ऑल्दो हम लोग का जो वाइट वाला नंबरिंग है, तो वाइट वाला नंबरिंग ज़्यादा हम लोगों को लोएस्ट वैल्यू दे सकता था लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। नंबरिंग में हम लोग दूसरे वाले साइड के नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं, और उसमें भी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि उस डबल बॉन्ड वाले पार्ट में जो 1 और 2 का पोजीशन था उसमें हम लोगों को अगर क्लोरीन वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलते तो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट पहले एटम पे मिल रहा था, इसलिए हम लोग इसको एक प्रेफरेंस में रख रखे हैं। इस तरह के एक एग्जांपल का थोड़ा ध्यान रखना जहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के वजह से डबल बॉन्ड वाले पार्ट का नंबरिंग कर दिए रेदर देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पे, क्योंकि यहाँ पे एक अनसैचुरेशन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था जिसपे हम लोग को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना था, और उससे डिसाइड नहीं हो पा रहा था तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वाले पोजीशन पे गए थे। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अगर केवल फंक्शनल ग्रुप रहा तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई किए, केवल डबल बॉन्ड रहा तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई किए, केवल सब्स्टिट्यूएंट रहा
तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई किए। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन रहा तो कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग जो नॉर्मल अपने रूल्स थे, मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करने के बाद जो हम लोग के नॉर्मल रूल्स है कि जिधर साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, उस एक रूल को फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग का 1 वाला पार्ट जो अंदर का ब्लू वाला नंबरिंग है, उस चीज़ को फॉलो करना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल को फॉलो नहीं करना है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है अपना, और 1 पे क्लोरो होने के बाद कार्बन नंबर 6 वाले पार्ट पे ब्रोमो है। और इसके अलावा हम लोगों का 6 मेंबर रिंग है। तो 6 मेंबर रिंग में अगर हम लोग के पास एक ही डबल बॉन्ड है तो हम लोग आराम से साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हैं। इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन डालो या ना डालो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड अपना एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में अल्फाबेटिकली पहले 6 ब्रोमो जाएगा, फिर 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन आराम से नोमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। इस तरह के एक एग्जांपल बार और ध्यान रखना। क्या बोल रहे हो? एक बार और बोलिए ना, से क्लियर इस नहीं तरह हुआ। के, चलो ठीक है, एक बार नोट करो फिर हम वापस एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को। सर हाँ आप अभी बोले कि क्योंकि इसमें बस एक ही पाई बॉन्ड है इसलिए उसका पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं है, हाँ लेकिन बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 11 का बी है, वहां पर मेंशन किया हुआ है। हम ये चीज़ बोले हैं, जैसे अगर मान लो कि हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसका पोजीशन मेंशन करो या ना करो, उसमें गलती नहीं है कुछ भी। जैसे मान लो गलती का सेंस क्या एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ऐसा बोला कि इस नेम से हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर हम साइक्लोहेक्सीन बनाए तो साइक्लोहेक्सीन वाले पार्ट में हम डबल बॉन्ड बना दिए, इससे पोजीशन की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद अगर हम लोग क्लोरीन वाले पार्ट को डालते हैं, तो जैसे मान लो कहीं पे भी क्लोरीन को डाल दिया, बट अब एक चीज़ मालूम है कि हम लोग के क्लोरीन वाले पार्ट को अगर फर्स्ट पोजीशन रखना है तो ब्रोमीन को 6 पोजीशन रखना है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्लोरीन वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग का डबल बॉन्ड में जो अटैच्ड है उसके जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 1 बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन का पोजीशन तो 6 नंबर पे आना है। तो कार्बन नंबर 1 यहाँ से शुरू हुआ, तो 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर कार्बन पे अपने को ब्रोमीन डालना है, तो हम उस नाम से उसका स्ट्रक्चर बना पाए। तो अगर नाम से स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं तो पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड नहीं है क्या कि अगर मान लो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन हो या फिर साइक्लो हेक्स 1 इन हो, तो एक ही डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है। ये एक डबल बॉन्ड अगर है तो नंबरिंग वहाँ से शुरू करना ही करना है। तो आइदर यहाँ से शुरू होगा नंबरिंग, नहीं तो यहाँ से शुरू होगा। बट जब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे तो हम लोग पहले तो हमेशा, जैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे, तुम लोग को नोमेनक्लेचर में क्या बोल रहे थे कि पहले वर्ड रूट इंक्लूडिंग पेरेंट चेन का नाम लिखा करो और फिर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करो। मतलब हमेशा ये बोल रहे हैं तुम लोगों को कि पेरेंट चेन का नाम लिखा करो इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जब उल्टा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो पहले पेरेंट चेन डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को उसमें अकॉर्डिंगली प्लेस किया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखा होगा बुकलेट में कि जो एक क्वेश्चन में नाम है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा या फिर करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो एक नोमेनक्लेचर के हिसाब से पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, फिर मालूम पड़ता है कि उस स्ट्रक्चर का अगर एक्चुअल नेमिंग करते हैं तो थोड़ा दूसरे तरीके से नोमेनक्लेचर आता है। तो अगर हम लोग नोमेनक्लेचर में 1 डाल रहे हैं तो हम लोग कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, ये गलत नोमेनक्लेचर में नहीं आएगा। जब भी स्ट्रक्चर बनेगा तो रूल्स के हिसाब से एग्जैक्टली सही स्ट्रक्चर पे ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रखो या ना रखो, सॉरी साइक्लोहेक्स 1 इन रखो या ना रखो, दोनों ही नोमेनक्लेचर चलेगा, अपने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे Br हो गया। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो एक चीज अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट, ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन ही कार्बन नंबर 1 होगा। तो अगर मालूम है कि यही कार्बन नंबर 1 होना है और इसका एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग आराम से राइट साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम नोमेनक्लेचर में 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल नाम रखें तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन ही कार्बन नंबर 1 होगा, हमेशा होगा बाय डिफॉल्ट। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होता मेन, तब उस केस में पोजीशन देना जरूरी होता है, दोनों के लिए पोजीशन देना जरूरी होता है। बट अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसी से अटैच कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 बनेगा। तो इसमें साइक्लोहेक्सेनॉल रखो या फिर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नोमेनक्लेचर अपने लिए वैलिड होता है। ठीक है, दोनों ही नोमेनक्लेचर सही माना जाता है। ऐसा नोमेनक्लेचर हम लोग नहीं कर सकते जो इन फ्यूचर किसी स्ट्रक्चर को गलत करा दे। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो स्ट्रक्चर को गलत नहीं करा सकते। ऑल्दो हम ये सजेशन देंगे कि 1 डालने की आदत ही रखो,
हम नहीं रख रहे हैं, बट तुम लोग को आदत रखना है साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ताकि अगर कभी ऑप्शन में 1 ना दिखे तो कोई दिक्कत ना हो। 1 ना भी रखे तो चलो ठीक है, 1 होता स्कूल में तो एटलीस्ट तुमको 1 ऑल लिखना ही लिखना है, स्कूल में नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा ही कटेगा, बट अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में ऐसा चीज़ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू ही करते हैं, तुम्हारे बुकलेट में शायद ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा या वर्कशीट में दे रखा होगा, बुकलेट में दे रखा होगा, कहाँ होगा भाई, साइक्लिक कंपाउंड दिया तो है बट बड़ा ही कम सवाल इसमें दे रखा है। वर्कशीट में कुछ सवाल है क्या? हाँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन नंबर 11 वाला पार्ट दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में जब हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे, एक बार ट्राई करके देखो नोमेनक्लेचर क्वेश्चन नंबर 11 का। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़े वेरिएशन के साथ। यहाँ क्लोरीन वाला पार्ट हम लोग के एटम में नहीं दे रखा है, एक बार ट्राई करके देखो। सर 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ये होमवर्क दिए थे क्या? हाँ सर। ओके, बताओ एक बार नोमेनक्लेचर। 5 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इसमें हेक्स 1 इन दिया कहीं भी? हाँ सर, आंसर में दिया हुआ है। चलो ठीक है, चलेगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। अब इसमें जैसे एक चीज़ है, मान लो अगर हम लोग नंबरिंग करना शुरू करें, तो सब लोग ध्यान देना इधर। मान लो अगर नंबरिंग करना शुरू करें तो नंबरिंग में एक पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग करना है, तो इधर हम लोग ये नंबरिंग कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले कार्बन को नंबर 1 लिखा तो नीचे वाले को नंबर 2 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा मेंशन करते चल सकते हैं। उसके अलावा दूसरा नंबरिंग हम लोग यहाँ से ऐसा फॉलो कर सकते हैं, ग्रीन वाले टाइप में, नीचे वाले को नंबर 1 दिया, ऊपर को 2 3 4 5 6 ऐसा टाइप का नंबरिंग दिया। तो जैसे हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक ही अपने पास पाई बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल का ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनता है। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल जब हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे इस पाई बॉन्ड वाले पार्ट के ऊपर, तो फिर हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं। उस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में हम लोग को 3 दिखाई दे रहा, जो कि अगर हम लोग रेड वाला नंबरिंग शुरू करते हैं तब तो पहले सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से आ जा रहा, जब ग्रीन वाला फॉलो करते हैं तो 4th नंबर पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम लोग अगर डबल बॉन्ड के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से डिसाइड करना पड़ेगा, जो हम लोग नॉर्मल रूल फॉलो किया करते थे कि हम लोग को पहले जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए उस टाइप को फॉलो करेंगे। तो रेड वाले पार्ट में 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, जबकि ग्रीन वाले पार्ट में हम लोग को 4th नंबर वाले पार्ट पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो इस केस में पहले हम लोग 3rd वाले पार्ट को प्रेफरेबली फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये रेड वाले पार्ट को फॉलो कर सकते हैं। ग्रीन वाला पार्ट फॉलो नहीं करेंगे, मतलब 3rd पोजीशन पे क्लोरीन आएगा, 5th पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा और साइक्लोहेक्सीन तो है। अब उसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 या ना दो हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट वहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन कहीं भी रखो, उसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन ब्रोमीन को सेट करते वक्त हम लोग 3rd और 5th नंबर कार्बन पे ही बात करेंगे। जैसे साइक्लोहेक्सीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद हम लोगों को 3rd पोजीशन पे क्लोरीन डालना है, तो किसी भी साइड से नंबरिंग शुरू करो, कोई मतलब नहीं उससे। 1 से 2 पे गए, 3rd पोजीशन पे हम लोग क्लोरीन को डाले, फिर उसके बाद 4th पोजीशन 5th पोजीशन पे हम लोग ब्रोमीन को डाले। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है दोनों एग्जैक्टली सेम है। जैसे अगर इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम थोड़ा रोटेट कर दे, मान लो रोटेट करने का ऑप्शन आता है क्या? हाँ, रोटेट करने का ऑप्शन तो आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहीं और चला गया। कुछ सिमिलरिटी दिखाई दिया क्या? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा वेरिएशन के साथ, क्योंकि हम लोग का पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग है और ऊपर का क्लोरीन वाला पार्ट भी उल्टा कर रखा है, तो इसीलिए खैर ठीक है। जैसे ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट में हम नीचे ब्रोमीन रख रहे हैं
वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पार्ट है। यहाँ वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड है अपना, और उसके अलावा एक मिनट, यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड है। जहाँ पे क्लोरीन है उसकी जगह पे मेरा ब्रोमीन वाला पार्ट आ रखा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन ले लेंगे। तो अगर ढंग से देखो तो बाकी स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट सिमिलर टाइप के होंगे। पाई बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन से अटैच्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, तो पाई बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन पे यहाँ पे ब्रोमीन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में नीचे क्लोरीन है, ऊपर ब्रोमीन है, वो स्ट्रक्चर आराम से निकाला जा सकता है। तो जैसे जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग साइक्लोहेक्सीन रखे वर्ड या साइक्लोहेक्स-1 रखे, दोनों में हम लोग कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। वहाँ पे डबल बॉन्ड अगर एक ही है तो हमको मालूम है नंबरिंग वहीं से शुरू करना है, तो इसलिए लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ऑल्दो लिख लो, उसको हैबिट में डालो तो ज़्यादा बेटर होगा, बट नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। मान लो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, एक मिनट, हाँ, तो जैसे हम लोग जैसे इस एग्जांपल वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे थे, तो एक बार फिर से देख लो। रवि बोल रहा था जैसे कि हम लोग जब नंबरिंग करने वाला पार्ट शुरू करेंगे तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने का। इधर हम लोग कार्बन नंबर 1 क्लोरीन वाले पार्ट को दे, या फिर कार्बन नंबर 1 दूसरे वाले कार्बन को दे नंबरिंग, लेकिन यहीं से शुरू करना है। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, उस एक पाई बॉन्ड से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे नंबरिंग? तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन वाले पार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन मिल रहा है हमको, जबकि नीचे वाले नंबरिंग के हिसाब से कार्बन नंबर 1 पे हमको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम लोग ये बाहर वाला नंबरिंग फॉलो करेंगे। ऑल्दो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल अप्लाई करते तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2+3 निकल के आता, जो कि एक लोअर वैल्यू होता। लेकिन हम लोग अगर डबल बॉन्ड पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसके सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल अप्लाई करके काम नहीं करेंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर में हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आराम से प्रेफरेंस ऑर्डर की बात कर सकते हैं, फिर नंबरिंग वाले पार्ट को डिसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को दो पार्ट का डिस्कशन करना बाकी है, जिसमें सर एक पार्ट हम लोवेस्ट लोग सेट ऑफ लोकेंट रूल कब अप्लाई करेंगे? तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल तब अप्लाई करना है जब केवल सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा हो, केवल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल अप्लाई किए। अगर दो पाई बॉन्ड है या फिर एक पाई बॉन्ड भी है तो वहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल आएगा। और अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है उस कंपाउंड के अंदर, तब उस केस में हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल उस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं। So, हाँ सर अगर इस केस में सर अगर दोनों तरफ से लेते, दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सर अगर सेम रहता हाँ, तो सर उस केस में क्या करते? उसके अगले सब्स्टिट्यूएंट पे जाओ। अगर वो भी सेम रहता है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओ। तो सर उसमें मतलब जो हम सर लोग इसमें सर अगर हाँ बोलो। सर इसमें जो क्लोरीन से पहले आ रहा है सर फर्स्ट पोजीशन पे, सर अगर ब्रोमीन भी अगर उस सर फर्स्ट पोजीशन पे पाई बॉन्ड के सर दूसरी पोजीशन पे रखते तो सर उस केस में कैसे होता? ये चीज़ यस सर। इसमें यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, क्योंकि मान लो अगर हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं, ये क्लोरीन वाले कार्बन को नंबर 1 दे रहे हैं और ब्रोमीन वाले कार्बन को नंबर 1 वाइट वाले नंबरिंग से कर रहे हैं, तो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से जाने पे पहले पोजीशन पे मिल ही रहा है हम लोगों को। तो पाई बॉन्ड से डिसाइड नहीं कर पाए, सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे हम लोग? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो फिर इसको फॉलो करेंगे, दूसरे नंबरिंग को फॉलो नहीं करेंगे। हो गया। रूल्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है केवल, लेकिन ऑलमोस्ट पुराने रूल्स जैसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह सब कंसिडर कर रहे थे, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है। अभी एग्जांपल्स कराएंगे, अभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को बताने के बाद और भी एग्जांपल्स कराएंगे। इसमें रिंग वाले पार्ट में थोड़ा रहता है बहुत सारे एग्जांपल्स कराने का पार्ट, ठीक है। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना। हेडिंग तो खैर क्या ही डालना, बस एक छोटा सा पॉइंट वाइज मेंशन कर लेना। इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड with the ring, if chain terminating functional group is attached with the ring। तो तुम लोग एक चीज ध्यान होगा, जब हम लोग का 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था, तो हम लोग उस केस में जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उस कार्बन वाले पार्ट को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं माना करते थे। तो हम लोग पेरेंट चेन अलग से डिसाइड करते थे, उस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए हम लोग नोमेनक्लेचर फॉलो करते थे। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही चीज़ होगा। अगर इस तरह का सिनेरियो रहा, तब उस केस में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, रिंग विल बी द
पेरेंट चेन, और वो ध्यान रखना चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फिर लिख देते हैं इज अटैच्ड, यहाँ पे एक काम कर लेना, पॉइंट में ऐसा मेंशन कर लेना, इफ मेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद द रिंग, उसमें सिंपल सा पॉइंट है, रिंग विल बी द पेरेंट चेन एंड carbon of the chain terminating functional group will not be counted in the parent chain. Will not be counted in the parent chain. और ये थोड़ा ऑब्वियस ही बात है कि जैसे हम लोग का अभी तक जो भी हम लोग कंसिडरेशन लेके चले थे, उन कंसिडरेशन के हिसाब से हमको एक चीज़ मालूम है कि आइदर साइड चेन पेरेंट चेन बनेगा या फिर कार्बन चेन वाला पार्ट, ये रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट चेन टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन चेन टर्मिनेटिंग हुआ जो कि डायरेक्टली अपने रिंग वाले पार्ट से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये रिंग वाला पार्ट हम लोग आराम से पेरेंट चेन कंसिडर करते हुए काम करेंगे। और जब इस रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे तो बेसिकली ये रिंग वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन है, तो इसमें ये कार्बन थोड़े ना इन्वॉल्व है, उस चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप का कार्बन उस कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और ऐसा चेन बनाना पॉसिबल नहीं कि यहाँ से कार्बन चेन ऐसा सेलेक्ट कर ले, ये चेन को ना साइक्लिक बनाएगा ना ए साइक्लिक बनाएगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग पेरेंट चेन इस रिंग वाले पार्ट को बनाते हैं, तो इसके कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे पेरेंट चेन के पार्ट में, और अगर कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में फिर से अपने नाम में वेरिएशन होगा। जैसे अगर CHO ग्रुप रहा तो CHO वाले पार्ट में याद होगा तुम लोग को कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज करते हैं, तो नोमेनक्लेचर में साइक्लोहेक्सेन ये अपना पेरेंट चेन हो गया, और साइक्लोहेक्सेन के बाद हम लोग आराम से CHO वाले पार्ट के लिए कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज करते हुए काम करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट करके नहीं चल रहा है, पहला चीज। उसके अलावा नोट करते जाओ इस चीज को, हम लोग के पास 6 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो सबका अपने को नाम वापस से याद होना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग रिंग के ऊपर COH ग्रुप डाल दिए तो साइक्लोहेक्सेन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और उसके बाद हम लोग कार्बल्डिहाइड मतलब ओइक एसिड वाले पार्ट के की जगह पे कार्बल्डिहाइड टाइप का नाम जब यूज करते हैं तो कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज किया करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बेंजीन सॉरी रिंग के ऊपर CN ग्रुप लगाए तो CN वाले पार्ट में हम लोग के नोमेनक्लेचर में साइक्लोहेक्सेन सेम रहेगा, बट CN वाले पार्ट में हम लोग टर्म यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। पहले ही बोला था ये सब चीज़ रिपीट होगा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर उसके बाद अगर हम लोग COX लगाते हैं, चलो Cl लगा देते हैं यहाँ पे, तो साइक्लोहेक्सेन और उसके अलावा कार्बोनिल क्लोराइड वर्ड यूज़ किया करते हैं हम लोग, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल, और यहाँ पे क्लोरीन वाले पार्ट के लिए हम लोग क्लोराइड वर्ड यूज़ करेंगे, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। चेन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट में और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच गया, एक तो अमाइड बच गया और एक ईस्टर वाला पार्ट। तो जब हम लोग अमाइड वाले पार्ट की बात करेंगे तो इस केस में हम लोग साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हम लोग 6 नंबर वाले पार्ट में COOR को यूज़ करते हैं, मान लो ईस्टर वाला पार्ट, तो वहाँ पे हम CH3 ग्रुप लगा दे रहे हैं, तो इस केस में साइक्लोहेक्सेन तो रहेगा, और साइक्लोहेक्सेन से पहले जैसे अल्काइल एल्केनोइड वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, तो इस केस में यहाँ पे CH3 वाले पार्ट के हिसाब से मिथाइल वर्ड आएगा, और उसके अलावा मिथाइल के बाद साइक्लोहेक्सेन, और इसके बाद जो ईस्टर वाला ग्रुप है इस चीज़ के लिए हम लोग कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज करते हुए काम किया करते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट या कंप्लीट नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं, और क्योंकि 6 ही चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है इसको एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए हम लोग नोमेनक्लेचर कैरी आउट कर रहे हैं। तो चेन टर्मिनेटिंग बोलो या नॉन चेन टर्मिनेटिंग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम अलग से ध्यान रखना है अपने को इन केसेस में।
और इन सब नोमेनक्लेचर के बाद पहले हम तुम लोगों को बेंजीन का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम केवल क्वेश्चंस कराते जाएंगे, रैंडम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट के। उसमें जो जो रूल्स है बार बार रिवाइज करेंगे, तुमको अपने कॉपी में देखना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है, ताकि अगर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस एक चीज़ का ध्यान रहे। तो उसमें नेक्स्ट पार्ट हेडिंग डाल देना, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ऑल्दो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत तरह के हो सकते हैं, बट नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोगों को बेंजीन वाले पार्ट से मतलब है केवल, और किसी पार्ट से मतलब नहीं होगा। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। हेडिंग डाल दो, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, और इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे इसमें 2-3 कन्वेंशन चलता है। एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा हम लोगों का कॉमन नेम, और इसके अलावा और भी एक पार्ट चलता है जिसमें हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ऑर्थो मेटा पारा। क्या होता है ऑर्थो मेटा पारा, इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं। बट पहले कुछ कुछ रूल्स हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पहला रूल जो ध्यान रखना है अपने को, जैसे हम लोग रिंग के केस में डिस्कशन किए थे, आइदर रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा या साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। तो यहाँ पे उसी तरह का एक डिस्कशन हम लोग को रखना होता है। पॉइंट नोट कर लो। इफ मेन फंक्शनल ग्रुप unsaturation or substituent if main functional group unsaturation or substituent is attached with the side chain then the side chain will be the parent chain. Then the side chain will be the parent chain and benzene ring will be considered as substituent. Will be considered as substituent. Otherwise, benzene ring will become the parent chain. Benzene ring will become the parent chain. सिंपल सा रूल है, खैर इस चीज़ को तो हम लोग को ध्यान रखना भी है। जैसे आइदर हम लोग का साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा या फिर बेंजीन रिंग वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा। दोनों में से जो कुछ भी फॉलो करना है करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखना है, जैसे हम लोग रिंग के केस में नंबर ऑफ कार्बन की बात करते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जैसा कुछ नहीं रहेगा कि साइड चेन वाले पार्ट में ज़्यादा कार्बन है कि पेरेंट चेन वाले ये रिंग वाले पार्ट में ज़्यादा कार्बन है। अगर हम लोग बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट में सिंपली हम लोग को ये देखना है कि अपने साइड चेन से मेन फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन वाले पार्ट से हम लोग का ये अनसैचुरेशन वैसे एग्जिस्ट करेगा ही, हाँ ठीक है, साइड चेन वाले पार्ट से अनसैचुरेशन अटैच्ड है या फिर साइड चेन वाले पार्ट से सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। अगर ये 3 सिनेरियो रहा तो इन तीनों सिनेरियो में अपना साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बन जाएगा और बेंजीन वाले पार्ट को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और उसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, जैसे हम लोग बेंजीन वाले पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर भी कर रहे हैं। अंशिका का एक डाउट है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? अभी के लिए बस मान के चलो कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड है। बाकी एग्जैक्टली एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है इसके लिए हम लोग को जीओसी तक का वेट करना पड़ेगा, पता चल जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। और एक उसी में एक और टर्म होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खैर, तो इस केस में हम लोग का बेंजीन वाला पार्ट साइड ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे।
बट अगर इन सब के अलावा कोई भी सिनेरियो हुआ, नंबर ऑफ कार्बन पे जाना भी नहीं है, इन सब के अलावा कोई भी सिनेरियो मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट बेंजीन से अटैच्ड है, या फिर हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट बेंजीन से अटैच्ड है, या फिर अनसैचुरेशन तो खैर बेंजीन में प्रेजेंट होता ही है। अगर इन गिवन सिनेरियो के अलावा कोई भी सिनेरियो हुआ तो बेंजीन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना होता है। अगर बेंजीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट रहा तो इस केस में उसका हम लोग नोमेनक्लेचर में नाम जो यूज़ करेंगे वो फिनाइल होता है। तो ऐसा मेंशन कर लो अपने नोट्स में, अगला पॉइंट, सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ बेंजीन, इस चीज़ को हम लोग फिनाइल बोला करते हैं। फिनॉल मत समझना, फिनॉल एक कॉमन नेम है, ठीक है। फिनाइल वर्ड अलग होता है, फिनॉल वर्ड अलग होता है। अगर बेंजीन वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है तब उस केस में बेंजीन वाले पार्ट का जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है उस चीज़ को हम लोग फिनाइल लिखा करते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है अपने को। सर अगर साइड चेन में एक भी अनसैचुरेशन होगा तो वो पेरेंट चेन बन कुछ जाएगा। भी एक भी अनसैचुरेशन अगर हुआ तो साइड चेन में अगर मेन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या अनसैचुरेशन हुआ तो तीनों सिनेरियो में हम लोग का साइड चेन ही पेरेंट चेन बनेगा, और बेंजीन वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने का है। और इसमें जैसे एक और पॉइंट मेंशन कर लो कि हम लोग बेंजीन के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कॉमन नेम को भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जैसा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट बेंजीन के नोमेनक्लेचर में हम लोग कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी के जैसा यूज़ किया करते हैं। तो तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट मेंशन कर लेना, स्टार मार्क कर लेना पॉइंट को। कॉमन नेम्स आर ऑल्सो यूज्ड एज IUPAC name in case of बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स का मतलब बेंजीन या उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है उसके जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बेंजीन के ऊपर कोई कोई ग्रुप लगा के जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। कॉमन नेम एक्सेप्टेबल है, पहले कॉमन नेम एक्सेप्टेबल नहीं था। अभी तक हम लोग जो IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे उसमें IUPAC नेम अलग है, कॉमन नेम जैसे एसिटिक एसिड अलग नोमेनक्लेचर हो गया, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिलीन, ये सब नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है। कॉमन नेम है बट IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है। जबकि बेंजीन के केस में IUPAC नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कॉमन नेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर के जैसा। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करते हैं, तो पहले कुछ सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इसमें यहाँ पे OH ग्रुप दे रखा। तो जैसे अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर बेंजीन वाला पार्ट पेरेंट चेन बने या साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बने। बट अपने साइड चेन वाले पार्ट में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब ये साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बनेगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। सबसे पहला चीज, एक बार साइड चेन पेरेंट चेन बन गया तो बेंजीन वाले पार्ट को हम लोग एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करेंगे। अब उसके बाद एक नॉर्मल नोमेनक्लेचर करना है अपने को। नॉर्मल नोमेनक्लेचर हम लोग का नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था, दो का ही पेरेंट चेन रहेगा। कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू करेंगे, कार्बन नंबर 2 दूसरे वाले पार्ट को मेंशन कर सकते हैं। तो दो का कार्बन चेन जिसके फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो दो के कार्बन चेन के लिए हम लोग इथ वर्ड यूज करेंगे। अगर अल्केन है तो इथेन, उसके फर्स्ट पोजीशन पे OL मतलब अल्कोहल वाला ग्रुप है तो आराम से इथेन 1 ऑल मेंशन कर सकते हैं। और सेकेंड पोजीशन पे बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेंजीन को हम लोग उसके सब्स्टिट्यूएंट नेम से 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल के हिसाब से आराम से मेंशन कर सकते हैं। 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। पोजीशन दो या ना दो इथेनॉल में कोई दिक्कत नहीं है, बट दे दिया करो, देने की आदत डालो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर हम लोगों के साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो हम लोग नोमेनक्लेचर में आराम से साइड चेन को पेरेंट चेन मानेंगे। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में अगर नोमेनक्लेचर करना है अपने को, चलो ये ले लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये कि अपने पास, अच्छा हाँ एक और चीज़, बेंजीन को इन जनरल पीएच से भी डिनोट किया जाता है। ये एक कन्वेंशन माना जाता है। जैसे फिनाइल जो है तो फिनाइल वाले पार्ट के जो पीएच वाला ग्रुप होगा, इस पीएच वाले पार्ट को हम लोग बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो हम लोग सीधा इसको PHOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच जहाँ भी दिखेगा मतलब वहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ऐसा हम लोग कन्वेंशन मान के चलते हैं। इसलिए हम वहाँ पे पीएच लिख दिया था गलती से, बट अभी के लिए हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज़ ये है कि एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और दूसरा एक साइड चेन प्रेजेंट है। तो साइड चेन पेरेंट चेन हो गया, बेंजीन रिंग पेरेंट चेन होगा, उसके लिए
फंक्शनल ग्रुप देखो, अनसैचुरेशन देखो, सब्स्टिट्यूएंट देखो। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो तो नहीं है, लेकिन हम लोग का अनसैचुरेशन साइड चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर साइड चेन में अनसैचुरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब साइड चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा और बेंजीन वाले पार्ट को फिर से हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करना है अपने को, तो नंबरिंग इधर हम लोग 1 2 कर सकते हैं या फिर राइट साइड से 1 2 कर सकते हैं। कैसे करें नंबरिंग? तो 2 ही कार्बन है, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे तो ऊपर वाले नंबरिंग में फर्स्ट पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, नीचे वाले नंबरिंग में भी फर्स्ट पोजीशन पे एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। पहले ब्रोमो आएगा, फिर फिनाइल आएगा। इसका मतलब हम लोग ऊपर वाले पार्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग में हम लोग ये जो नीचे वाला पार्ट है नंबरिंग का, इसको फॉलो करेंगे, या ऊपर वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में हम लोगों के फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो आएगा, अल्फाबेटिकली भी पहले है, तो नोमेनक्लेचर लिखते वक्त 1 पोजीशन पे ब्रोमो। उसके अलावा सेकंड पोजीशन पे बेंजीन रिंग वाला पार्ट है, जिसको हम लोग फिनाइल से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अलावा डबल बॉन्ड वाले पार्ट में 2 का कार्बन चेन है, तो इन आराम से 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथीन बोलेंगे। इथीन में पोजीशन नहीं दिया जाता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड और कहीं जा ही नहीं सकता, तो इसलिए फिनाइल इथीन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नोट करो दोनों एग्जांपल, फिर तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। सिंपल सिनेरियो है, बस इन सब केसेस का थोड़ा ध्यान रखना है। इन सब केसेस के कंप्लीट होने के बाद कुछ कॉमन नेम वाले पार्ट की बात करेंगे। कुछ कॉमन नेम का लिस्ट देंगे जो तुमको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है। वो लिस्ट भी होना चाहिए तुम्हारे पास, कॉपी में नोट डाउन भी करना है उस चीज़ को। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केसेस नोमेनक्लेचर के हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, जैसे इपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर जो ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर स्पाइरो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड, छोटा छोटा केस डिस्कस करेंगे केवल हम लोग। चलो ध्यान दो, तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। एक तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक अनसैचुरेशन हो गया, इसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को फॉलो कर लेते हैं। तो जैसे अगर मान लो बेंजीन दे रखा और यहाँ पे कार्बन कार्बन ब्रोमीन ले लेते हैं, तो वापस से 2 अपने पास पेरेंट चेन की पॉसिबिलिटी है। एक बेंजीन रिंग होगा और दूसरा यहाँ कार्बन चेन वाला पार्ट होगा। अगर दोनों को कंसिडर करके चले हम लोग, तो हम लोग का जो साइड चेन है इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब साइड चेन वाला पार्ट ही अपना पेरेंट चेन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। एक बार साइड चेन अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो जो बेंजीन वाला पार्ट है इसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि पेरेंट चेन तो ऊपर का कार्बन चेन हो गया। अब अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा अपने को। नंबरिंग करने के लिए इस पेरेंट चेन वाले पार्ट को जब कंसिडर करेंगे, तो दिख रहा है हम लोगों को कि कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन और बेंजीन दोनों है, तो इसी साइड से नंबरिंग करना बेटर होगा। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आएगा तो 1 ब्रोमो, उसी के बाद 1 पोजीशन पे ही बेंजीन रिंग है तो 1 फिनाइल, और इसके साथ साथ हम लोग आराम से 2 का कार्बन चेन मतलब इथेन नोमेनक्लेचर में मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। नोट करो इस चीज को। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना, कॉमन नेम्स ऑफ बेंजीन एंड, या सॉरी, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स।
और उसमें हम बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम लिखते चले जा रहे हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड्स वाले पार्ट को तुमको देखते चले जाना है। और उसमें जैसे उनका IUPAC नेम क्या होगा इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। कॉमन नेम तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि कॉमन नेम ही हर जगह यूज होगा। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल ये चलो पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में जैसे अगर मान लो IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से काम करते हैं, तो बेंजीन और ऊपर एक CH3 है, इसका मतलब बेंजीन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा इस बार। तो ऊपर जो CH3 है ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसको हम लोग आगे आराम से ऐसा लिख सकते हैं मिथाइल के फॉर्मेट में। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग आराम से मिथाइल बेंजीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट इसका जो कॉमन नेम वाला पार्ट है, कॉमन नेम को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं अभी के लिए, कॉमन नेम वाले पार्ट को हम लोग टॉल्वीन बोला करते हैं। ये नाम ध्यान रखना है, जो भी कॉमन नेम्स हम तुमको मेंशन करते जा रहे हैं उन कॉमन नेम्स को तुमको याद रखना है, क्योंकि अगर हमको याद है मतलब तुम्हारे लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी होगा। 20-25 नेम है जिनको थोड़ा याद रखना है, बाकी धीरे धीरे करके अपने आप याद हो जाएगा 2 साल में। तो अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है तो मिथाइल बेंजीन बोलो, या फिर इस चीज़ को हम लोग टॉलिबीन भी बोल सकते हैं। ये नोमेनक्लेचर का सबसे पहला पार्ट होगा। फिर दूसरा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप ले लेते हैं। इस चीज़ को नोमेनक्लेचर में हम लोग बेंजीनॉल बोल सकते हैं। लिखने का एक तरीका होता है, क्योंकि जैसे बेंजीन अपना पेरेंट चेन हो गया और बेंजीन के बाद OH वाला पार्ट जो है वो अपना फंक्शनल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर में आराम से बेंजीनॉल बोलना सही होगा। बट इसके अलावा इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी इसको बोला जाता है। ऑल्दो OH वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, बट फिर भी इसको यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करते हुए हाइड्रोक्सी बेंजीन के जैसा भी नाम मेंशन किया जाता है। और सर इसके तो अलावा फिर क्या, इसी को फिनॉल भी कहते होंगे। इसी चीज़ को फिनॉल भी कॉमन नेम में कहते हैं। तो फिनॉल तो याद रखना है ये तो, बट उसके अलावा ऊपर के भी दोनों नाम ध्यान रखने हैं। ऑल्दो बेंजीनॉल जो है ये बहुत कॉमन नेम नहीं है, मतलब बेंजीनॉल वाला पार्ट बहुत रेयरली हम देखते हैं कहीं भी, हमको खुद भी उतना ध्यान नहीं रहता। हाइड्रोक्सी बेंजीन यूज़ किया जाता है फ्रिक्वेंटली, और फिनॉल तो खैर यूज़ करना ही करना होता है। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लें, चलो ये एग्जांपल ले सकते हैं CH वाला पार्ट। तो इस केस में बेंजीन के बाद CHO ग्रुप है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं आराम से। और बेंजीन कार्बल्डिहाइड के जगह पे इसी चीज़ को कॉमन नेम में हम लोग बेंजल डिहाइड बोला करते हैं। ये नाम ध्यान रखना, बेंजल डिहाइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप, नॉर्मल सा चीज़ है। इस चीज़ को हम लोग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग कॉमन नेम में, शायद ये वर्ड सुन रखा होगा कुछ लोगों ने, बेंजोइक एसिड। ये कॉमन नेम वाला पार्ट हम लोग आराम से बेंजोइक एसिड यूज़ करते चले जा रहे हैं। जितने भी कॉमन नेम है उन सारे को हम ब्रैकेट में लिखते चले जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना और नोट डाउन करते जाओ। इस चीज़ को नोट करना ही करना है तुमको। फिर उसके बाद बेंजीन के ऊपर मान लो NH2 डालते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा। इसका नॉर्मल अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो नॉर्मल नोमेनक्लेचर में, एक मिनट, इसका अगर हम लोग नॉर्मल नोमेनक्लेचर करें तो उसके इसमें हम लोग बेंजीन अमाइन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट इसका कॉमन नेम बेंजामाइन वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। और उसके अलावा इसको हम लोग एनिलीन बोला करते हैं, जो इसका एक और कॉमन नेम है, थोड़ा ध्यान रखने का है। यहाँ वाले पार्ट में एक तो नोमेनक्लेचर अपना हो गया बेंजीन अमाइन। इनफैक्ट E के बाद A आ रहा तो इसी को हम लोग एक साथ लिखा करते हैं ओवरऑल, E को रिमूव करके। तो इसके इसमें बेंजामाइन वर्ड यूज़ किया जाता है। एक सेकेंड, बेंजीन अमाइन। उसके अलावा हम लोग नोमेनक्लेचर में बेंजामाइन वर्ड यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल में नोमेनक्लेचर इसका IUPAC कंसिडर किया जाता है। ये पता नहीं, शायद हम नाम देखे भी नहीं है, ये हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। इसको मत लिखना, बेंजीन अमाइन वाले पार्ट को मत लिखना, सीधा बेंजामाइन लिखो। और कॉमन नेम वाले पार्ट में इस चीज़ को हम लोग एनिलीन बोला करते हैं। और एनिलीन वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम लोग को रिएक्शंस में याद रखना होता है। तो इम्पॉर्टेंट होगा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग NO2 ग्रुप डाल रखे हैं, तो अगर बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप होगा तो यहाँ वाले पार्ट को हम लोग नाइट्रोबेंजीन बोला करते हैं। यही इसका नाम भी है, कॉमन नेम, अलग से कुछ नहीं रहता है इस केस में, नाइट्रोबेंजीन। और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में एस्पिरिन तो बहुत हाई फाई नेम हो जाएगा,
सैलिसाइलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी हाइफाई नेम हो जाएगा। 7 नंबर पार्ट में और क्या मेंशन किया जाए? और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नाम तो हमको ध्यान नहीं आ रहा। बाकी अल्काइल बेंजीन मेंशन करने के, हेलो बेंजीन मेंशन करना, चलो ठीक है, एक हेलोजन वाले पार्ट का कंपाउंड मेंशन कर देते हैं। बेंजीन के ऊपर मान लो क्लोरीन ग्रुप दे रखा, तो इसका नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल सा क्लोरोबेंजीन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा बेंजोनाइट्राइल, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है, बट चलो ठीक है, कॉमन नेम में ध्यान रखने लायक है। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे टर्म में बेंजोनाइट्राइल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नोमेनक्लेचर में और कौन सा कंपाउंड दिया जाए? बेंजोफिनॉन कॉमन नेम डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉमन नेम है, उसका कोई IUPAC नोमेनक्लेचर भी हम लोग को फॉलो नहीं करना है। कितने में काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, इतना कॉमन नेम से ज़्यादा तो हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। बेंजीन बता दिया, बेंजल्डिहाइड बता दिया, बेंजोकीटोन काम का नहीं है, एसिटोफिनॉन काम का नहीं है, वो कॉमन नेम अलग से याद रखना है। हाँ ठीक है, इतना नोमेनक्लेचर चलेगा। इसके अलावा जो लिस्ट देंगे तुम लोगों को, उससे तुम लोगों को नोमेनक्लेचर का हर एक पार्ट याद रखना ही रखना है। कॉमन नेम का जो लिस्ट, उसमें तुम लोग को याद रखना है, वहाँ मेंशन किया हुआ है कि तुम लोग के लिए कंपलसरीली याद रखना है। उन सब कॉमन नेम्स को तो याद रखना होगा, बट ये कॉमन नेम है जिनको हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया करेंगे। इनफैक्ट बेंजोनाइट्राइल को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हेलो बेंजीन यूज़ करेंगे, नाइट्रोबेंजीन यूज़ करेंगे, बेंजामाइन यूज़ करेंगे, मतलब एनिलीन वर्ड यूज़ करेंगे, बेंजोइक एसिड वर्ड यूज़ करेंगे, बेंजल्डिहाइड वर्ड यूज़ करेंगे, फिनॉल और टॉल्यूइन वर्ड यूज़ करेंगे। बट इसके अलावा जो बाकी कॉमन नेम्स हैं उन लोग हम लोग रेगुलरली यूज़ नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को मेंशन भी नहीं कर रहा है। बट इसके अलावा एक कन्वेंशन और ध्यान रखना, एक और मेथड होता है नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, जिससे मान लो अभी तक हम लोग जो भी ग्रुप लेके चल रहे थे, यहाँ एक एक ग्रुप था, बट अगर मान लो हम लोग के पास ऐसा ग्रुप दे रखा CH3 और मान लो OH ग्रुप, मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में जैसे हम लोग जब नोमेनक्लेचर करते हैं, तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 वाला पार्ट है, तो इन जनरल नोमेनक्लेचर में हम लोग इसको टॉल्यूइन ही कंसिडर करते हैं। OH वाले पार्ट को हम लोग हाइड्रोक्सी के ही फॉर्मेट में रखा करते हैं। नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इसमें नोमेनक्लेचर कंसिडर करें, तो जैसे एक चीज़ देखो, OH वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है, CH3 वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर किया जा रहा है, तो हम लोग एक इसमें नोमेनक्लेचर में ऐसा काम कर सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 OH से अटैच्ड कार्बन होगा, और कार्बन नंबर 2 वाला पार्ट हम लोग CH3 वाले पार्ट को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, और उसके अलावा हम लोग बेंजीनॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये नोमेनक्लेचर नॉर्मली कॉमन नेम के जैसा हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, और इस तरह का नोमेनक्लेचर हम लोग को कंसिडर भी नहीं करना होता है। मतलब कॉमन नेम तो छोड़ो, इस तरीके का हम लोग नोमेनक्लेचर नॉर्मली कंसिडर करते भी नहीं है। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे कॉमन नेम में बेंजीनॉल वर्ड यूज़ ना करके आराम से यहाँ पे फिनॉल वर्ड यूज़ कर लिया करते हैं। तो एक पार्ट कॉमन नेम का हो गया, और बाकी जो अपना स्टैंडर्ड है उस तरीके से ही काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग को इसी नोमेनक्लेचर में एक और कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अभी नोट डाउन मत करना, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो यही कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोगों का जो CH3 है, उसके रिस्पेक्ट में या OH ऊपर डाल देते हैं। OH की रिस्पेक्ट में CH3 वाला पार्ट इस पोजीशन पे चला गया। मतलब अगर OH से अटैच्ड कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, तो कार्बन नंबर 3 वाले पार्ट पे CH3 है, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से 3 मिथाइल और फिनॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक कन्वेंशन है। और तीसरा एक और सिनेरियो हो सकता है, अगर OH के रिस्पेक्ट में हम लोग का CH3 बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो जैसे एक चीज़ देखो, अगर हम लोग के यहाँ पोजीशन पे OH होता, और OH के रिस्पेक्ट में हम लोग CH3 को राइट साइड में डाले, तो हम लोग का कार्बन नंबर 1 OH वाला कार्बन है, और कार्बन नंबर 2 CH3 है। अगर इस CH3 को उठा के हम लोग दूसरे साइड डाल दें, तो हम लोग का नंबरिंग का भी सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बट अगर देखा जाए तो उधर भी 2 मिथाइल फिनॉल था, इधर भी 2 मिथाइल फिनॉल था। तो इन दोनों में से कोई भी पोजीशन पे हम लोग के पास अगर CH3 ग्रुप है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ है। हम लोग कहीं पे भी CH3 को रखे, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइप का चीज़ यहाँ भी है, हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में 1 2 3 पे जाए, या फिर दूसरे साइड से 1 2 3 पे जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम लोग को। तो 1-3 पोजीशन भी हम लोगों को दोनों तरफ मिल रहा है, लेकिन 1-4 पोजीशन, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, दूसरे साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर पोजीशन यूनिक है, ये हम लोग को एक ही जगह पे मिल रहा है। नोमेनक्लेचर में एक सिंपल नोमेनक्लेचर 4 मिथाइल फिनॉल लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे एक और कन्वेंशन चलता है। अगर ग्रुप बगल बगल में, और इसमें केवल एक चीज ध्यान रखना, अगर बेंजीन के ऊपर केवल 2 ग्रुप है, केवल 2 ग्रुप, और दोनों ग्रुप जस्ट बगल वाले पोजीशन पे है, 1-2 पोजीशन पे, तो 1-2 पोजीशन वाले पार्ट को इन जनरल कन्वेंशन वाइज एक और कॉमन नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्थो, और इस चीज को हम लोग स्मॉल ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो नोमेनक्लेचर है, यहाँ पे हम लोग आराम से ऑर्थो मिथाइल फिनॉल वर्ड यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है नोमेनक्लेचर करने का, जहाँ पे हम लोग ऑर्थो वर्ड यूज किया करेंगे। और ऑर्थो लिखो या स्मॉल ओ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओ मिथाइल फिनॉल यहाँ से भी काम चल जाएगा। उसमें पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जस्ट बगल वाले पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे जस्ट बगल वाले का मतलब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो इसका जस्ट आजू बाजू वाला पोजीशन, बट अगर हम लोग इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अपना ऑर्थो पोजीशन इसके जस्ट अगल बगल वाला पोजीशन होगा। मतलब ये कोई रूल नहीं है कि ऊपर के रिस्पेक्ट में, बगल वाला किसी भी एक कार्बन को लिया तो उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोला करते हैं। तो 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है। सिमिलर टाइप से 1-3 पोजीशन पे हम लोग एक वर्ड यूज किया करते हैं, मेटा, और मेटा में हम लोग स्मॉल एम वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो कंपाउंड है, इसको नोमेनक्लेचर में हम लोग मेटा मिथाइल फिनॉल वर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। ये भी एक नोमेनक्लेचर करने का तरीका है, जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। और उसके अलावा नीचे वाले पार्ट में हम लोग पारा वर्ड यूज किया करते हैं। मतलब अगर 1-4 पोजीशन हुआ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, तब उस केस में हम लोग पारा वर्ड यूज करेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल पी से डिनोट कर सकते हैं। तो आराम से यहाँ पे नोमेनक्लेचर में पारा मिथाइल फिनॉल वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो ऑर्थो मेटा पारा ये भी एक कॉमन नेम टाइप का ही पार्ट है, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पारा डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरीके के नोमेनक्लेचर बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ये भी एक कन्वेंशन ध्यान रखना है, जब 1-2 पोजीशन है तो ऑर्थो, जब 1-3 पोजीशन है तो मेटा, और जब 1-4 पोजीशन होगा तब इस केस में पारा। ऑर्थो मेटा पारा, ये 3 कन्वेंशन अपने को बेंजीन के केस में ध्यान रखना होता है, और केवल बेंजीन के केस में ही ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है। ये तीनों नोमेनक्लेचर नोट करो। अभी अभी और एग्जांपल्स पे आते हैं। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। और इन कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी थोड़ा वैसे याद रखना, कॉमन नेम हम लिख देते हैं साइड में। इस चीज को, जब एक बेंजीन रिंग में एक OH और एक CH3 होगा तो इसको इन जनरल क्रिसॉल बोला जाता है। और क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग ऑर्थो क्रिसॉल वर्ड यूज कर सकते हैं। जब दूसरे वाले कंपाउंड को यूज करेंगे तो भी क्रिसॉल है, लेकिन मेटा पोजीशन पे OH और CH3 है, तो इस केस में मेटा क्रिसॉल वर्ड यूज कर सकते हैं। और थर्ड वाले केस में हम लोग ऑर्थो मेटा के जगह पे पारा क्रिसॉल या पी क्रिसॉल से भी आराम से इसको मेंशन कर सकते हैं। ये कॉमन नेम है अपना क्रिसॉल वाला पार्ट। अगर एक बेंजीन रिंग में एक OH और एक CH3 होगा तो वहां पे हम लोग क्रिसॉल वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तीनों तरीका ध्यान रखना है कि हम लोग पोजीशन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन नेम के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ऑर्थो मेटा पारा भी बोलते हुए काम कर सकते हैं। तीनों कन्वेंशन ध्यान रखना।
कॉमन नेम वाला लिस्ट हम एक बार देख लेते हैं, वो तुम लोगों को सेंड करना है, 1 मिनट। कॉमन नेम असाइनमेंट मिल तो नहीं रहा है, हम एक बार ढूंढ लेते हैं और ढूंढ करके तुम लोग को भेज देते हैं। आज के लिए हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, खैर टाइम भी हो रखा है। कॉमन नेम का भी टेबल तुम लोग के ग्रुप में डाल देंगे, और तुम लोग को उन सारे नेम्स को एक बार देखना है, आज ही देख लेना, ताकि कहीं भी अगर कॉमन नेम वाले पार्ट को यूज़ करना पड़े तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, अगर उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं तो प्रिंट आउट करा के अपने कॉपी में पेस्ट कर लेना, अगर नहीं करा सकते हैं तो एटलीस्ट कॉपी में उसका नाम लिख लेना, ताकि और उसमें ध्यान रखना उसमें 2 पार्ट है नाम में, एक है जो इसेंशियल है जो तुमको याद रखना ही रखना है, और दूसरा है बस देखने के लिए, अगर तुम्हारा मन करता है तो देख लो, बहुत नए नए टाइप के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उसमें। अगर देखने के लिए देखना है तो आराम से उसको देख सकते हैं, बट पूरे लिस्ट को आज ही एक बार अच्छे से रीड करके देख लेना। वो जो असाइनमेंट है कॉमन नेम का लिस्ट का, वो तुम लोग को हम भिजवा देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, वो लिस्ट हमें भिजवा दे रहे हैं, और आज के लिए कोई हम होमवर्क नहीं दे रहे तुम लोगों को। तुम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें तुम्हारे बुकलेट के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2-3 केसेस शायद बच गए हैं जो हमको ध्यान आ रहा है। अगर 2 रिंग का स्ट्रक्चर होगा तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसके अलावा स्पाइरो कंपाउंड बाइसाइक्लो अपने सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, और इपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। बुकलेट के सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो तुम्हारे डीपीपी में होमवर्क होगा, जिसको भी डाउट है आराम से पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास यही पेंड करते हैं। बाकी अपने एक बार नोमेनक्लेचर के पार्ट को रीड कर लेना, जहाँ कहीं भी जिसको भी डाउट होगा वो सब डाउट पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो आज के लिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे।